हेलो दोस्तों, और करें तैयारी में स्वागत है। दोस्तों, हम कर रहे हैं एमपीपीएससी के लिए एमसीक्यू की प्रैक्टिस और इसके लिए हम फॉलो कर रहे हैं महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज़। और आज होगा टेस्ट नंबर 9 और ये टेस्ट नंबर 9 यूनिट 8 को कवर करेगा। यूनिट 8 मीन्स नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर। और इस टेस्ट में टोटल होंगे 100 क्वेश्चन और इन 100 क्वेश्चन का हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। ये हुई इस टेस्ट की बात। और इसके साथ साथ आओ करें तैयारी पे हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आओ करें तैयारी में हम महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट का टेस्ट चल ही रहा है। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट के अलावा चेतन मीना की टेस्ट सीरीज चल रही है। साथ ही एग्जाम पीडिया करंट अफेयर जो एमपी स्पेशल और नेशनल और इंटरनेशनल स्पेशल, इन चीज़ों को कवर किया जा रहा है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चैट जीपीटी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यहाँ चैट जीपीटी के संबंध में असत्य कथन को पूछा जा रहा है। तो चैट जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है इसका? तो चैट जनरेटिव प्री चैट तो हो ही गया। जीपीटी क्या है? जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफर चैट जीपीटी है और इसको ओपन एआई ने डेवलप किया है। बिल्कुल सही है। और चैट जीपीटी फिलहाल अभी तो फ्री ही है, बट भविष्य में रहने वाला नहीं है। तो प्रश्न के लिए सही है, फ्री में है। और नेक्स्ट ऑप्शन डी होता है, भारत का पहला एआई चैटबॉट मानव है। दोस्तों, यहीं पे गलत हो जाता है। भारत का पहला जो चैटबॉट है मानव न होकर कौन सा है? लेक्सी है। भारत का पहला चैटबॉट कौन है? मानव न होकर लेक्सी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। असत्य कौन है? ऑप्शन डी रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुनू नेशनल पार्क में पहली बार चीते कब लाए गए? तो दोस्तों, कुनू नेशनल पार्क में पहली बार चीते 17 सितंबर 2022 को लाए गए। कब लाए गए? 17 सितंबर 2022 से लाए गए। और आपको ये भी जानना है कि कहाँ से लाएंगे? तो नमीबिया से लाए गए। नमीबिया से लाए गए और टोटल नमीबिया से कितने चीते लाएंगे? 8 चीते लाए गए। इसके बाद और भी चीते आए हैं। कहाँ से आए हैं? तो ये साउथ अफ्रीका से आए हैं, दक्षिण अफ्रीका से आए हैं। कितने चीते आए हैं? तो दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते आए हैं। और एक जो कुनो नेशनल पार्क है वो कहाँ पे फैला हुआ है? तो ये श्योपुर और मुरैना डिस्ट्रिक्ट में मेजर रूप से हमको देखने को मिलता है। श्योपुर और मुरैना डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। और मध्य प्रदेश को चीता स्टेट भी कहते हैं, ध्यान रखिए, ये भी एक फैक्ट है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सितंबर 2022। तो When were leopard brought Kuno National Park? तो 17 सितंबर 2022 फ्रॉम नमीबिया। हाउ मच? 8 चीतेज, 8 लेपर्ड लाए गए। देन साउथ अफ्रीका 12 लेपर्ड। ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। जनवरी 2023 में किस गाने को 80वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स प्रदान किया गया? तो 80वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो इन सारे ऑप्शन में से किसे प्रदान किया? सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? देख के बताइए आप। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू को क्या मिला? 80वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला। ठीक है, अब इस गोल्डन ग्लोब अवार्ड के बारे में हम जान लेते हैं। तो गोल्डन ग्लोब जो अवार्ड है, इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है? तो इसकी शुरुआत 1944 से होती है इसकी शुरुआत। और भारत में क्या इसके पहले किसी को मिला है? जी बिल्कुल मिला है। कब मिला है और किसको मिला है? तो 2009 में किसको मिला है? कि AR रहमान जी को मिला है। AR रहमान को पहला गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिल चुका है। और इसका उद्देश्य क्या होता है? जो टेलीविज़न के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों को प्रोत्साहित करने के लिए यह अवार्ड दिया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जो 80वां गोल्डन ग्लोब है किसको मिला? RRR के गाने नाटू नाटू को मिला। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज MV गंगा विलास को कब लॉन्च किया गया? यहीं पर आप एक फैक्ट तो यहीं प्रश्न में दिया है, विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज कौन है? MV गंगा विलास है। अब प्रश्न में पूछ रहा है किसको कब लॉन्च किया गया है। तो MV गंगा विलास को कब लॉन्च किया गया है? तो 13 जनवरी 2003 को MV गंगा विलास को लॉन्च किया गया है। और ये लॉन्च कहाँ से किया गया है? तो ये इसकी यात्रा कहाँ से रही? वाराणसी टू डिब्रूगढ़ रही। और ये डिब्रूगढ़ कहाँ पड़ता है? तो ये असम में पड़ता है। यहाँ से गई। और इसका उद्घाटन कौन किया था? तो हमारे प्यारे प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि स्टार्टअप द्वारा प्रस्तावित नवाचारी 5G उपयोग मामलों में जमीनी स्तर पर तैनाती करने वाला भारत का पहला जिला, जो न्यू इनोवेटिव क्या है, जो इनोवेटिव 5G यूज है उसको प्रपोज करने वाला स्टार्टअप ऑन ग्राउंड लेवल पे कौन है? तो कौन सा जिला हो जाता है? तो ये मध्य प्रदेश का विदिशा जिला होता है। विदिशा जिला। सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा विदिशा जिला इसका सही जवाब हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बूट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि फीफा विश्व कप 2022 ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम फीफा विश्व कप 2022 को ही देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आता है जो फीफा विश्व कप 2022 था कहाँ हुआ? तो दोस्तों ये कतर में होता है।
और इसका विजेता कौन होता है ये भी ध्यान रखिए, जो इसका विजेता होता है वो होता है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना इसका विजेता होता है। और उपविजेता कौन होता है? उपविजेता होता है कौन सा? फ्रांस उपविजेता होता है। और इसके जो फीफा वर्ल्ड है उसके 3 महत्वपूर्ण अवार्ड होते हैं। एक कौन होता है? गोल्डन बूट होता है। तो गोल्डन बूट किसे मिला है? तो किलियन एम्बापे को मिला। किसे मिला है? आप ध्यान रखिएगा, किलियन एम्बापे, एम्बापे को मिला है। एक कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ये फ्रांस के खिलाड़ी हैं, फ्रांस के खिलाड़ी हैं। और फिर आता है बूट के अलावा दूसरा महत्वपूर्ण आ जाता है बॉल। तो गोल्डन बॉल अवार्ड किसे मिला है? तो ये लियोनेल मेसी को मिला है, लियोनेल मेसी। और आप सब जानते हो कि लियोनेल मेसी किस टीम से खेलते हैं? तो ये अर्जेंटीना के हैं, ये अर्जेंटीना के हैं। और लास्ट में रहा गोल्डन ग्लव अवार्ड। तो गोल्डन ग्लव किसे मिला हुआ है? तो एमिलियानो मार्टिनेज को मिला हुआ है, एमिलियानो मार्टिनेज को मिला है। ये भी कहाँ के हैं? ये भी अर्जेंटीना के हैं। ठीक है, तो ये जो 4 फैक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि जो फीफा 2022 कतर में हुआ, विजेता अर्जेंटीना है, उप विजेता फ्रांस है। गोल्डन बूट किसे मिला? किलियन एम्बापे जो फ्रांस के खिलाड़ी हैं। गोल्डन बॉल मिला लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। और गोल्डन ग्लव मिला किसको? ग्लव मिलता है एमिलियानो मार्टिनेज, एमिलियानो मार्टिनेज को। यहाँ भी ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन में लियोनेल मेसी को क्या मिला? लियोनेल मेसी को मिलता है, क्या मिलेगा? बॉल मिलेगी। लियोनेल मेसी को गोल्डन बॉल मिलेगी। एमिलियानो मार्टिनेज को गोल्डन क्या मिलेगा? ग्लव मिलेगा, ग्लव्स मिलेगा। और एम्बापे को क्या मिल रहा है? बूट मिल रहा है, बूट मिल रहा है, ध्यान रखना है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। कि प्रश्न में क्यों? क्योंकि इसमें गोल्डन बूट पुरस्कार पूछा है, तो किलियन एम्बापे जो फ्रांस है इनको गोल्डन बूट मिला है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब तक वर्ष 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो भारत रत्न में 2024 में कितने लोगों को सम्मानित किया गया? तो दोस्तों 5 लोगों को सम्मानित किया गया है। इस वजह से इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 5। और ये 5 लोग कौन हैं इनको देख लेते हैं आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनको कर्पूरी ठाकुर जी को। कर्पूरी ठाकुर जी क्या रह चुके हैं? इनके लिए ये बिहार के एक्स सीएम रह चुके हैं, बिहार के एक्स सीएम रह चुके हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं लाल कृष्ण आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी। तीसरे नंबर पे क्या आते हैं? चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह को मिला है, चौधरी चरण सिंह के मिला है। फिर इसके बाद पीवी नरसिम्हा राव को मिला है, पीवी नरसिम्हा राव को मिला है, नरसिम्हा राव को मिला है। और 5वें नंबर पे आ जाते हैं कौन? एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन, एम स्वामीनाथन। और ये क्या है? इनको हरित क्रांति के जनक कहा जाता है और ये वैज्ञानिक है। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश, इस तरीके से जो भारत रत्न है कितने? 5 लोगों को दिया गया है, ध्यान रखना है, 5 लोगों को दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में किस वर्ष से मनाया जाना? क्या प्रश्न है? किस वर्ष से मनाया जाना प्रारंभ हुआ है? पहला फैक्ट आप यहीं पे देख लीजिए, जो सुशासन दिवस होता है कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और किसके? अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती पे मनाया जाता है, जन्म जयंती पे मनाया जाता है 25 दिसंबर को। और ये कब से मनाना चालू हुआ? तो 2014 से सुशासन दिवस मनाना चालू हुआ, प्रारंभ होता है, ध्यान रखना है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना को दिसंबर 2023 में कितने वर्षों तक बढ़ाने की घोषणा की गई? यहाँ प्रश्न है प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना। अब इससे पहले इसको तो जान लें, ये है क्या? प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना कब प्रारंभ हुई? तो सबसे पहला प्रश्न, यह प्रारंभ कब होती है? तो ये अप्रैल 2020 से। कब से? अप्रैल 2020 कोविड पीरियड से चालू होती है प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना। और इसका नोडल मिनिस्ट्री कौन है? तो इसकी नोडल मिनिस्ट्री है वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के तहत ये स्कीम गवर्न होती है। और इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है जो गरीब और संवेदनशील है, कौन है? गरीब है जो, और क्या संवेदनशील वर्ग जो हैं उनकी सहायता करना। और 2023 में इसको 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है, ध्यान रखना है, 2023 में 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। यही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। 69th फिल्म फेयर अवार्ड को किसे बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला? अब यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, 69th फिल्म फेयर अवार्ड। अब 69th फिल्म फेयर अवार्ड का आयोजन कहाँ हुआ? जैसे हर क्वेश्चन की तरह इसका भी हमको पता होना चाहिए, इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो 69th फिल्म फेयर अवार्ड का आयोजन होता है गांधीनगर। कहाँ होता है? गांधीनगर। ये कहाँ है? गुजरात, गांधीनगर गुजरात में आयोजन होता है। और इसके अवार्ड देख लेते हैं। तो सबसे पहला आता है बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने पाया? तो 12th फेल को बेस्ट
फिल्म का अवार्ड मिला है। बेस्ट फिल्म कौन है? 12th फेल। और फिर डायरेक्टर, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो डायरेक्टर का अवार्ड मिला है, इसी के डायरेक्टर हैं विधु विनोद चोपड़ा जी को। विधु विनोद चोपड़ा को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। और एक्टर, अभिनेता, बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो रणवीर कपूर जी को मिला है, रणवीर कपूर जी को मिला है। और इनकी जो किस फिल्म के लिए मिला है? एनिमल के लिए मिला है, एनिमल के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। अब बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? जब एक्ट्रेस की बात आएगी बेस्ट, तो ये मिला है आलिया भट्ट को। आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। तो इस तरीके से हम 12th फेल को इस तरीके से हम 69th फिल्म फेयर अवार्ड को देखे। आयोजन कहाँ हुआ? गांधीनगर गुजरात में होता है। गांधीनगर गुजरात में आयोजन होता है। फिल्म जो बेस्ट फिल्म है वो 12th फेल है। और डायरेक्टर इसके कौन है? विधु विनोद चोपड़ा। और इन्हीं को ही बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला हुआ है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणवीर कपूर, बेस्ट एक्ट्रेस किसे मिला? आलिया भट्ट को मिला है। तो प्रश्न में क्या पूछा गया था? प्रश्न में केवल बेस्ट डायरेक्टर पूछा गया, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, विधु विनोद चोपड़ा जी हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में मेंस डबल का खिताब किसने जीता? तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 हुआ था उसमें मेंस डबल का खिताब रोहन बोपन्ना एवं मैथ्यू एडबिन ने जीता। किसने? रोहन बोपन्ना, जो कि भारत से है। भारत में कहाँ से हैं? तो बेंगलुरु कर्नाटक से हैं ये। और मैथ्यू एबडेन। और इसी के साथ ही रोहन बोपन्ना क्या बन गए हैं? सबसे जो उम्र दराज पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं जो मिक्स डबल जीते हैं। उसमें से इनकी उम्र कितनी हो जाती है? 43 ईयर के हैं रोहन बोपन्ना जी। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा रोहन बोपन्ना तथा मैथ्यू एडबिन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। पार्वती काली सिंध चंबल ERCP लिंक परियोजना में कितने पक्षों के मध्य समझौता हुआ है? देयर इज अ एग्रीमेंट बिटवीन हाउ मनी पार्टीज इन द पार्वती काली सिंध चंबल ERCP लिंक प्रोजेक्ट। तो चंबल पार्वती काली सिंह चंबल ERCP लिंक परियोजना में कितने पक्ष के साथ समझौता हुआ है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें 3 पक्षी त्रिपक्षी समझौता है। त्रिपक्षी में कौन कौन है ये ध्यान रखना है आपको। तो त्रिपक्षी में कौन कौन पक्ष है? एक तो हो गया MP गवर्नमेंट, एक कौन हो गया? MP गवर्नमेंट हो गया। दूसरा कौन सा हो गया? तो ये राजस्थान गवर्नमेंट हो गया। और कौन सा होगा? केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। इन 3 लोगों के बीच क्या हो रहा है? ERCP हो रहा है। इस परियोजना में मध्य प्रदेश के चंबल और मालवा अंचल के 13, जो एक कौन से क्षेत्र को कवर करेगा? ये चंबल और मालवा अंचल के 13 जिलों को कवर करेगा। 13 डिस्ट्रिक्ट को ये क्या करेगा? कवर करेगा। पार्वती काली सिंध चंबल ERCP लिंक परियोजना। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में विचार करना है आपको और वर्ष 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। इनमें पद्म विभूषण किसे मिला है? तो 2024 में, जैसे आपको पता होगा, 2024 में 5 हस्तियों को क्या मिला है? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। उसमें से हम देखते हैं यहाँ पे कैनेडेला चिरंजीवी। तो चिरंजीवी जी को आप सब जानते ही होंगे। इनको किस क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में। इनकी मूवी तो सभी लोगों ने देखा ही होगा। इनका संबंध कहाँ से? इनका संबंध आंध्र प्रदेश से है। नेक्स्ट है M वेंकैया नायडू। इनको किस में मिला? तो सार्वजनिक मामलों के लिए मिला है, सार्वजनिक मामलों के लिए मिला है। और नेक्स्ट है पद्मा सुब्रमण्यम का भी किस क्षेत्र में है? इनको भी कला के लिए मिला हुआ है। इनका संबंध कहाँ से? तमिलनाडु से इनका संबंध है। और MS स्वामीनाथन दोस्तों, MS स्वामीनाथन को क्या है? ये पद्म विभूषण नहीं मिला हुआ है, इनको भारत रत्न मिला हुआ है। इनको भारत रत्न, हमने पहले अभी देखा है ना, इनको भारत रत्न मिला हुआ है। तो 3 ये हो गए। और 2 लोग कौन हैं जिनको मिला है? तो एक हमने देखा और एक चौथे नंबर पे हम देखते हैं। यहाँ पे हमने देखा कैनेडेला चिरंजीवी जी को, वेंकैया नायडू, पद्मा सुब्रमण्यम। अब और कौन सा बचा? तो ये इसमें है। नेक्स्ट कौन सी आ जाती? वैजंती माला बाली। इनको पद्म विभूषण मिला हुआ है। इनका भी संबंध कहाँ से है? तमिलनाडु से है। और 5वें नंबर पे आ जाते हैं बिंदेश्वर पाठक। इनको भी सार्वजनिक मामलों में मिला हुआ सामाजिक कार्य के लिए, ये बिहार से हैं। और सुलभ शौचालय जो है उसके क्या है? फाउंडर हैं बिंदेश्वर पाठक। तो हमने देखा है, हमने आपको बताया कि जो पद्म विभूषण 2024 है वो 5 लोगों को मिला है, जिसमें से कैनेडेला चिरंजीवी, सुश्री वेंकैया नायडू, पद्मा सुब्रमण्यम, वैजंती माला बाली और बिंदेश्वर पाठक। ये 5 हस्तियाँ हैं जिनको पद्म विभूषण से नवाजा गया है। और यहाँ पे चौथा ऑप्शन है, क्या है? MS स्वामीनाथन। तो MS स्वामीनाथन को पद्म विभूषण नहीं मिला है, इनको भारत रत्न मिला है। इस तरीके से 1 2 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। श्री बिंदेश्वर पाठक को किस क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो अभी हमने देखा इनको सामाजिक कार्य के लिए मिला है। इनका संबंध बिहार से है। और ये क्या है?
इनको क्या कहा जाता है, जो सुलभ इंटरनेशनल है उसकी स्थापना किए हैं। किसका? सुलभ कॉम्प्लेक्स जो है सुलभ इंटरनेशनल, इसकी स्थापना इन्होंने किया हुआ है बिंदेश्वर पाठक ने। और इनको ये भी ध्यान रखना है, मरणोपरांत इनको ये दिया गया है, मरणोपरांत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। इसरो द्वारा इनसैट 3DS का प्रक्षेपण कब किया गया है? तो इसरो ने कब किया है? 17 फरवरी 2024 को। कब किया है? 17 फरवरी 2024 को। तो इसरो का सबसे आधुनिक ये क्या है? ये मौसम, इसको भी आपको ध्यान रखना है। इनसैट 3DS क्या है? मौसम सैटेलाइट है। ये मौसम सैटेलाइट है, मौसम सैटेलाइट है और ये सबसे आधुनिक सैटेलाइट है। इनसैट 3DS को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है और इस सैटेलाइट को किस रॉकेट से भेजा गया है? इसको भी ध्यान रखना, GSLV F-14 रॉकेट से इसको भेजा गया है। एक इम्पोर्टेंट है। और कहाँ से? श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से, श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से भेजा गया है। और इसका काम क्या होगा, ये हमने देखा, जैसे ये क्या है, मौसम सैटेलाइट है ना, तो ये मौसम की इमरजेंसी सिग्नल सिस्टम की जानकारी देगा, राहत और बचाव में मदद करेगा, समुद्र से संबंधित इन्फॉर्मेशन देगा। ये इनसैट 3DS का रोल होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, पोषण भी पढ़ाई भी अभियान किसकी पहल है? तो दोस्तों, पोषण भी पढ़ाई भी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की है। किसकी पहल है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ये पहल है। और इसको किसके लिए किया गया? मई 2023 में पूरे देश में आंगनवाड़ी में प्रारंभिक बचपन देखभाल की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इसको अपनाया गया। इसमें प्रमुख है पोषण भी और पढ़ाई भी। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन देशों ने भाग लिया? यहाँ पे अभ्यास डेजर्ट नाइट के बारे में बात किया जाता है। तो अभ्यास डेजर्ट नाइट में किसने भाग लिया? तो इसमें फ्रांस और यूएई ने, किसने भाग लिया? फ्रांस और यूएई ने भाग लिया। जो अभ्यास डेजर्ट नाइट है किसके बीच हुआ? फ्रांस और यूएई के बीच। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सुश्री एम कविता बीबी को वर्ष 2024 में किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे हम बात कर रहे हैं? सुश्री एम फातिमा बीबी को कौन सा पद्म अवार्ड मिला? इनको पद्म भूषण मिला है। इनको क्या मिला है? पद्म भूषण मिला हुआ है। और ये है कौन? इनका संबंध जो है, इनका संबंध केरल राज्य से है, फातिमा बीबी का। और ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश है, जो सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट महिला न्यायाधीश है। ध्यान रखना, आपको पता भी होगा कि फातिमा बीबी जो है सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश है, जज हैं। ठीक है। और एक इनका संबंध केरल से है और इन्हें 2024 में इनको पद्म भूषण से नवाजा गया। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। यहाँ पे साड़ी दी हुई है और दूसरी तरफ उसका राज्य दिया हुआ है। तो जैसे फुलकारी कहाँ की है? तो फुलकारी कहाँ की है? पंजाब की है फुलकारी। बोमकाई कहाँ की है? तो बोमकाई उड़ीसा की है। बोमकाई कहाँ की है? उड़ीसा की है। पैठनी कहाँ की है? तो पैठनी महाराष्ट्र की है। और चंदेरी तो अपने मध्य प्रदेश की है। चंदेरी कहाँ की है? मध्य प्रदेश की है। फुलकारी पंजाब की है। बोमकाई कहाँ की है? उड़ीसा की है। पैठनी महाराष्ट्र की और चंदेरी कहाँ है? मध्य प्रदेश की। इस तरीके से ऑप्शन है A4 B3 C2 D1 ये इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर अब हम बढ़ते हैं। इनमें से विचार करना है। 16वें वित्त आयोग के सदस्य हैं कौन? 16वें वित्त आयोग के सदस्य हैं तो A.N. झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, सौम्य कांति घोष, निरंजन राज्याध्यक्ष, प्रोफेसर अनूप सिंह। ये सब क्या है? ये सब सारे के सारे 16वें वित्त आयोग के सदस्य हैं। 16वें वित्त आयोग के सदस्य हैं। और वित्त आयोग का वर्णन कहाँ है? तो ये आर्टिकल अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का वर्णन हमको मिलता है। और वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए इनका गठन होता है। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगड़िया जी हैं। कौन है? अरविंद पनगड़िया जी 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। और सदस्य हमने देख ही लिया कौन कौन है। A.N. झा हैं, एनी जॉर्ज मैथ्यू हैं, और कौन से? सौम्या कांति घोष हैं और निरंजन राज्याध्यक्ष हैं। इस तरीके से 1 2 3 4 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इसमें 5वां प्रोफेसर अनूप सिंह नहीं है। तो 4 इस प्रश्न का 1 2 3 4 इसमें 4 सदस्य और अध्यक्ष होते। तो अध्यक्ष हमने बताया अरविंद पनगड़िया जी हैं और सदस्य A.N. झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, सौम्य कांति घोष, निरंजन राज्याध्यक्ष हैं। राष्ट्रपति हर 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है आर्टिकल 280 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 21, हाल पंकज उदास किस विधा से संबंध रखते हैं? तो ये सभी को पता ही होगा और इनकी गज़लें सब लोगों ने सुना भी होगा। तो पंकज उदास एक क्या है? मशहूर गज़ल गायक है। इनका हाल ही में निधन हो गया। और इनका संबंध कहाँ से, कहाँ के हैं? तो ये इनका संबंध गुजरात राज्य से है। गुजरात के कहाँ के? गुजरात के जोधपुर से है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22, महिला अंडर 23
T20 BCCI टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो महिला अंडर 23 T20 BCCI टूर्नामेंट का खिताब को किसने जीता? तो मध्य प्रदेश ने जीता। मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश सही होगा। मध्य प्रदेश ने जीता है। और किसको हरा के जीता है? तो दिल्ली को हरा के मध्य प्रदेश जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? तो CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल पुलिस फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला महानिदेशक डायरेक्टर कौन है? फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, तो कौन है? इसके सही जवाब हो जाएगा नीना सिंह है। नीना सिंह है सही जवाब। क्या हो जाएगा? ये नीना सिंह है। नीना सिंह इसका सही जवाब हो जाता है। और ये CISF की पहली महिला क्या है? डायरेक्टर है। अब नीना सिंह का संबंध कहाँ पे है? तो इनका भी संबंध कहाँ से है? बिहार से इनका संबंध है। और राजस्थान कैडर की 1989 बैच की IPS अधिकारी है। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। मध्य प्रदेश में तबला दिवस मनाया जाता है। तो मध्य प्रदेश में तबला दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और 25 दिसंबर को और हमने देखा था कौन सा? सुशासन दिवस मनाया जा रहा था, अभी प्रश्न में किया हूँ। और किसकी जयंती पे मनाया जा रहा है? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर हम सुशासन दिवस के रूप में 25 दिसंबर को मनाते हैं। और तबला दिवस भी मध्य प्रदेश में 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और तबला जो दिवस का तबला दरबार कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ? तो ग्वालियर में हुआ। इसको भी ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, 13 फरवरी को किनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? तो सरोजनी नायडू के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और कब? 13 फरवरी को। यह दिवस महान स्वतंत्रता सेनानी कवयित्री जिन्हें भारती कोकिला भी कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है? भारती कोकिला। इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। भारती कोकिला भी कहा जाता है के नाम से जाना जाता है। सरोजनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। इसरो ने कब तक अंतरिक्ष में स्वदेशी स्पेस स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो स्वदेशी स्पेस स्टेशन रखने का लक्ष्य कब तक है? 2035 तक है। तो 2035 तक क्या है? भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना है। और एक देखते हैं 2040 का क्या लक्ष्य है? चंद्रमा पर पहला भारतीय भेजेगा। तो 2040 में क्या लक्ष्य है? चंद्रमा पर पहला फर्स्ट भारतीय को उतारने का लक्ष्य है 2040 तक। और 2035 तक हम अपना स्पेस स्टेशन बना लेंगे, ध्यान रखना है। अब 2024 में हम क्या भेज रहे हैं? 2024 में अंतरिक्ष में मानव मिशन भेज रहे हैं। और किस प्रोजेक्ट में भेज रहे हैं? तो गगनयान के थ्रू भेज रहे हैं 2024 में। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27, देश का पहला यूनिटी मॉल किस राज्य में बनाया जाएगा? तो देश का पहला यूनिटी मॉल कहाँ बनाया जा रहा है? मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है। अब मध्य प्रदेश में कहाँ बनाया जा रहा है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में ये बनाया जा रहा है। और ये केंद्र सरकार की स्कीम है। इसमें क्या किया जाएगा? हर राज्य में एक यूनिटी मॉल खुलेगा। और इसके तहत होगा क्या कि पहला इसके तहत जो ट्राइबल की स्पेशलिस्ट है वो उसको सेल किया जाएगा। लाइक उनके जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है उनको सेल होगा। और पहला जो यूनिटी मॉल बन रहा है वह मध्य प्रदेश के उज्जैन में बन रहा है। अगला प्रश्न हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, समान नागरिक संहिता बिल लागू करने वाला भारत का पहला राज्य। तो अभी यहाँ पे पूछ रहा है जो लागू किया है, मतलब जिसने कैबिनेट से पास करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये उत्तराखंड बना है। वैसे दोस्तों गोवा में ऑलरेडी जो यूनिवर्सल सिविल कोड है वो लागू है। समान नागरिक संहिता गोवा में लागू है। पर गोवा में कोई जो विधानसभा के द्वारा कैबिनेट के द्वारा प्रस्तावित करके नहीं लाया गया था। ये जब 1961 में गोवा जब लाया गया था तो सिविल कोड के साथ ही बनी थी। पर उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसकी कैबिनेट ने सिविल कोड लागू करने का निर्णय लिया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29, सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों सिकल सेल उन्मूलन मिशन कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो इस शहडोल मध्य प्रदेश से लॉन्च किया गया है। शहडोल मध्य प्रदेश से लॉन्च किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या होगा? एनीमिया को उन्मूलन करना। इसमें देश भर के 7 करोड़ लोगों के घर घर जाकर सिकल सेल एनीमिया का परीक्षण किया जाएगा। और इसकी शुरुआत इस बजट से प्रारंभ हुआ है। तो प्रारंभ कहाँ से हुआ? शहडोल मध्य प्रदेश से प्रारंभ हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन है? पीटी ऊषा है। कौन है? पीटी ऊषा है वर्तमान में ओलंपिक संघ की अध्यक्ष। और पीटी ऊषा के बारे में हम क्या जानते हैं कि भारत के सबसे सफल ट्रैक और फील्ड एथलीट में से एक हैं। और इनको जो एशियाई गेम हुआ था, एशियन गेम में 4 गोल्ड मेडल ये जीत चुकी हैं। 4 गोल्ड मेडल और 4 क्या है? गोल्ड जीत चुकी हैं। और 7 क्या है? सिल्वर जीत चुकी हैं एशियन गेम में।
और पीटी ऊषा ने 1984 के जो ओलंपिक गेम था उसमें 1 सेकंड से रह गई थी। किसमें? ये 400 मीटर की दौड़ में इनको 1 सेकंड से पीछे हो गई थी, ध्यान रखना है। तो ओलंपिक संघ की वर्तमान अध्यक्ष होंगी पीटी ऊषा। क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। प्रमीला मलिक किस राज्य की पहली विधानसभा अध्यक्ष बनी है? तो प्रमीला मलिक हैं जो किस राज्य की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो ये बनी है कहाँ की? उड़ीसा की। और इनका दल क्या है? बीजू जनता दल, बीजेटी पार्टी की ये सदस्य हैं। और पहली मलिक क्या है? उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी हुई। क्वेश्चन नंबर 32, रेयाना बन्नामी किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री? यहाँ अंतरिक्ष यात्री पूछा जा रहा है। तो सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन? रेयाना बन्नामी। उन्होंने एक्सियोम एक्सप्रेस की ओर से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए एक मिशन में भाग लेकर कीर्तिमान बनाया हुआ है, ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, भारत रत्न सम्मान पाने वाले 50वें शख्स कौन बने हैं? तो यहाँ पे केवल 50वें शख्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो भारत रत्न पाने वाले 50वें शख्स कौन बने हैं? लाल कृष्ण आडवाणी बने हुए हैं। लाल कृष्ण आडवाणी 50वें व्यक्ति बन गए हैं। और हमने देखा कितना 5 लोगों को मिला है। कर्पूरी ठाकुर, एम एस स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी और पीवी नरसिंह राव, इन 5 लोगों को मिला हुआ है। तो 50वें शख्स कौन होंगे? लाल कृष्ण आडवाणी होंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, वर्तमान में नाबार्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? साजी केवी है। साजी केवी वर्तमान में नाबार्ड के क्या है? अध्यक्ष हैं। और साजी केवी को ने 7 दिसंबर 2022 को नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। इसके पूर्व 21 मई 2020 से नाबार्ड के उप प्रबंधक निदेशक के रूप में सेवा दे रहे थे। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं। सुश्री वैजयंती माला बाली, अभी हमने देखा था, बाली जी ने 2024 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये किस राज्य से संबंध रखती हैं? तो इनका संबंध किससे? तमिलनाडु से। हमने पहले भी देखा था इनका संबंध किससे है? तमिलनाडु राज्य से इनका संबंध है। 5 हस्तियों को हमने पद्म विभूषण देखा, किसको? वैजयंती माला को, और कला के क्षेत्र में। और वैजयंती माला क्या करती हैं? तो भरतनाट्यम के क्या है? भरतनाट्यम, जो भरतनाट्यम है, भारतनाट्यम से जुड़ी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 36, बाघ रिपोर्ट 2022 के बारे में देखेंगे। देश में बाघों की औसत संख्या कितनी है? तो बाघ रिपोर्ट में औसत संख्या कितनी बताई गई है? तो 3682 क्या है? ये औसत संख्या बताई गई है। और ये निरंतर बढ़ रही है। जो 2018 से 2022 के बीच में 200 की वृद्धि हुई है, 200 की वृद्धि हुई है देखने को। अगर हम बाघ गणना रिपोर्ट देख रहे हैं तो बाघ की सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ है? सबसे ज़्यादा आबादी हमको देखने को मिल जाती है। सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ मिलते हैं? तो मध्य प्रदेश में मिलते हैं। टोटल कितना है? 785 है। 785 हैं जो मध्य प्रदेश में मिलते हैं। इसके बाद किस में है? कर्नाटक में है। कर्नाटक में कितने हैं? 563 हैं। इसके बाद कितना है? यूके में कितने हैं? 560 हैं। 560 हैं। क्वेश्चन नंबर 37, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनावरण में अधिक वृद्धि किस राज्य में दर्ज की गई है? तो वनावरण में अधिक वृद्धि किस राज्य में दर्ज की गई है? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में दर्ज की गई है। कहाँ दर्ज की गई है? आंध्र प्रदेश राज्य में दर्ज की गई है। और सबसे अधिक यहाँ पे क्या पूछा है? वन रिपोर्ट 2022 के बारे में बात, 2000 फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के बारे में बात की जा रही है। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। फॉरेस्ट रिपोर्ट जो 21वीं है 2021 की है, ये कौन सी नंबर की है? तो 17th नंबर की है। तो स्टार्ट कब से हुई फॉरेस्ट रिपोर्ट? तो 1987 से ये स्टार्ट होती है। और सबसे अधिक वृद्धि हुई है, हाईएस्ट इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट कवर कहाँ पे इंक्रीज हुआ है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में दर्ज की गई है। फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में इंक्रीज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। स्टार्ट प्रोग्राम हैज़ बीन स्टार्टेड बाय होम। स्टार्ट प्रोग्राम किसने स्टार्ट किया है? तो इसरो ने स्टार्ट किया है। इसरो ने स्टार्ट कार्यक्रम की शुरुआत की है। और इसरो ने ही छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं को अवलोकन प्रदान करने के लिए पहल शुरू की है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। 16वें वित्त आयोग के कौन से सदस्य 15वें वित्त आयोग के भी सदस्य रहे? तो जो 16वें में भी रहे और 15वें में रहे, तो ऐसे कौन है? अजय नारायण झा हैं। अजय नारायण झा जो 16वें में भी थे और 15वें में भी थे। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हमने अभी बताया था किसने थे? अरविंद पनगरिया हैं। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया? तो केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना को लक्ष्य को बढ़ा के कितना कर दिया है? 3 करोड़ कर दिया। 3 करोड़ रुपए कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? प्रश्न में पूछा गया है कि यूएन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन इन द यूनाइटेड नेशन कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अरिंदम बागची। कौन है? अरिंदम बागची। अरिंदम बागची जो है अभी वर्तमान में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व करते हैं। कहाँ? संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधित्व करते हैं।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, पद्म विभूषण 2024 से सम्मानित किए जाने वाले श्री यंग लियू का संबंध किस देश से है? तो अभी 2024 में पद्म विभूषण, इनको पद्म भूषण प्राप्त है। ये ताइवान के हैं। कहाँ के हैं? ताइवान के हैं। और ताइवान के कौन सी? फॉक्सकॉन कंपनी है, जो फॉक्सकॉन कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, सीईओ हैं। और इनको वर्तमान में पद्म भूषण अवार्ड मिला हुआ है। कौन सा? पद्म भूषण अवार्ड 2024 यंग लियू को मिला हुआ है। एक इनका संबंध ताइवान से है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, ये फिर वन रिपोर्ट 2021 के बारे में हमने बताया। वन रिपोर्ट 2021 कौन सी है? 17वीं ये वन रिपोर्ट है। और यहाँ क्या पूछा? सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले शीर्ष 3 राज्य क्रमशः हैं। अच्छा, एरिया के में सबसे 3 राज्य कौन से हैं? तो एरिया में नंबर 1 आपको पता ही है, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पे किसका आता है? तो अरुणाचल का आता है, अरुणाचल का आता है। और तीसरे नंबर पे किसका आता है? तो तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ का आता है, छत्तीसगढ़ का आता है। और चौथे नंबर पे कौन आता है? उड़ीसा आता है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। और मध्य प्रदेश में कितना है? 24 जो भारत के कुल वन क्षेत्र लगभग कितना है? अब वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो भारत का कुल वन क्षेत्र है वो कितना है? 24.6% है, 24.6% है। और मध्य प्रदेश में कितना है? मध्य प्रदेश में जो कुल वन क्षेत्र है वो लगभग 25.16% है। 25.16 कितना है? मध्य प्रदेश में। अब भारत में कितना है? 24.6 है। और शेष 3 राज्य कौन हो जाते हैं? मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ हो जाता है। तो इस प्रश्न का ये सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, किस बैंक को चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है? तो चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सम्मानित किया गया है। यहाँ पे हमको ये भी पता होना चाहिए, जो आरबीआई की स्थापना होती है कब होती है? 1935 में इसकी स्थापना होती है, 1935 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर हमको मुंबई में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, किस योजना की बात कर रहे हैं? सूर्योदय योजना की। ये किससे संबंधित है? इसका संबंध किससे है? रूफटॉप सोलर पैनल लगवाने से। किससे? रूफटॉप सोलर पैनल लगवाने से है। इसके माध्यम से सरकार देश के 1 करोड़ लोगों के घरों में सोलर पैनल लगवाएगी। और सोलर पैनल लगवाने के लिए सरकार द्वारा सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, भारत किसे पीछे छोड़ वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार बन गया है? जो भारत है, भारत का जो शेयर मार्केट है, जो इक्विटी मार्केट है, 4th नंबर पे हो गया है। अभी तो सबसे पहली बात तो ये जानना है कि भारत 4th नंबर पे है। और इसमें किसमें बताया गया है? ये ब्लूमबर्ग रिपोर्ट है। कौन सी? ब्लूमबर्ग ये रिपोर्ट है। इसमें बताया गया कि भारत का जो है 4th पोजीशन पे है। और किसे छोड़कर 4th पोजीशन पे आएगा? तो हांगकांग को छोड़कर ये 4th पोजीशन पे बना है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब हांगकांग कौन से हो गया? 5वीं पोजीशन पे हो गया है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। आरबीआई द्वारा नागरिक पेंशन वितरण के लिए किस बैंक को अधिकृत किया गया है? तो नागरिक पेंशन वितरण करने के लिए किस बैंक को अधिकृत किया गया है? ये बंधन बैंक को, ऑप्शन डी बंधन बैंक को अधिकृत किया गया है। ऑप्शन डी बंधन बैंक को क्या किया गया? अथोराइज किया गया है नागरिक पेंशन वितरण करने के लिए। अगले प्रश्न 48, इनमें से किसके द्वारा जेमिनी एआई लॉन्च किया गया है? तो जेमिनी एआई किसने लॉन्च किया है? तो जेमिनी एआई लॉन्च किया है गूगल ने जेमिनी एआई लॉन्च किया है। और गूगल का एक और कौन सा है आपको ये भी पता होना चाहिए? बार्ड भी किसका है? बार्ड भी गूगल का ही है। और जो ये जेमिनी एआई है, ये बार्ड से भी ज्यादा स्मार्ट होगा। इसमें कई तरह के टास्क को आसानी से हैंडल करेगा। और ये क्या है? जेमिनी एआई ये गूगल का ओपन एआई चैट है। जैसे चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए आया है। जेमिनी एआई को गूगल ने लॉन्च किया है, जो चैट जीपीटी था उसको टक्कर देने के लिए। अब बार्ड भी गूगल का ही है, इसको भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 49, अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन है? तो मुख्य वास्तुकार पूछ रहा है। तो मुख्य वास्तुकार कौन है? आपको पता है, चंद्रकांत सोमपुरा मुख्य क्या है? वास्तुकार है। और अगर बात किया जाए कि जो राम की मूर्ति है, भगवान राम की मूर्ति किसने बनाया है? तो अरुण योगीराज है, मूर्तिकार है अरुण योगीराज है। अगर राम मंदिर की पूछा जाए वास्तुकार, तो चंद्रकांत सोमपुरा होंगे। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध जैन तीर्थ है कौन सा? संवेद शिखर। हम बात कर रहे हैं जैन तीर्थ स्थल संवेद शिखर के बारे में। ये किस राज्य में है? तो दोस्तों ये कहाँ पे है? ये झारखंड में है। इसके बारे में संवेद शिखर क्या है? ये जो बहुत ही पुण्य क्षेत्र है। इसमें कहा जाता है कि 24 में से जो 20 तीर्थ है, टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं ना अब तक, 24 तीर्थंकर हुए, उनमें से 20 तीर्थंकरों को मोक्ष की प्राप्ति यहाँ, मतलब यहीं से ही उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई है।
ऐसा माना जाता है कि जो हमारे 23rd जो थे 23वें कौन से थे, ये भी आपको पता होना चाहिए, पार्श्वनाथ थे। इनको भी निर्माण प्राप्त यहीं से हुआ है। तो समेत शिखर जैन तीर्थ स्थल है जो कि झारखंड में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब हम 51 को देखते हैं। मध्य प्रदेश के कितनी हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार 2024 से नवाजा गया है? ये इस बार का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो मध्य प्रदेश में 2024 में पद्मश्री कितने लोगों को मिला है? तो 4 हस्तियों को मिला हुआ है, 4 हस्तियों को मिला हुआ है। इसको हमने बार बार करंट में भी आपको बताया है। पहले नंबर पे हम देख लेते हैं ओम प्रकाश शर्मा। कौन से हैं? ओम प्रकाश शर्मा। ओम प्रकाश शर्मा को किस लिए मिला है? ये माच कला के लिए मिला है। नेक्स्ट है कल्लूराम बामनिया। दूसरे नंबर पे कौन आ जाते हैं? कल्लूराम बामनिया। कल्लूराम बामनिया का संबंध किससे है? तो ये लोक गायक है, इनका संबंध देवास से है। क्या है? लोक गायक है। नेक्स्ट है भगवती लाल राजपुरोहित। नेक्स्ट किनको मिला हुआ है? भगवती लाल राजपुरोहित को मिला हुआ है। भगवती लाल राजपुरोहित का संबंध किससे है? साहित्य एवं शिक्षा से है। किससे है? साहित्य एवं शिक्षा से है। और चौथे नंबर पे आ जाते हैं सत्येंद्र सिंह लोहिया। सत्येंद्र सिंह लोहिया, इनका संबंध खेल जगत से है। सत्येंद्र सिंह लोहिया जी का संबंध किससे है? खेल जगत से है। और ये कहाँ के हैं? ये भिंड के हैं। तो इस तरीके से इन 4 हस्तियों को मध्य प्रदेश में पद्मश्री पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है। ओम प्रकाश जी को माच के लिए, कल्लूराम बामनिया लोक गायक हैं, देवास से संबंध है, और भगवती लाल राजपुरोहित क्या है? साहित्य एवं शिक्षा से संबंध है, और सत्येंद्र सिंह लोहिया का संबंध खेल जगत से है, भिंड से है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। मध्य प्रदेश की वर्तमान कैबिनेट में गृह विभाग किसके पास है? तो गृह विभाग जो माननीय मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव जी के पास ही है। और राजेंद्र शुक्ला जी के पास कौन है? तो राजेंद्र शुक्ला जी के पास लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग है। इसको भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पे पद्म भूषण दिया गया है 2024 में, और उनका क्षेत्र दिया है। तो अब आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे सीताराम बिंदल लिखा, बिंदल नहीं जिंदल, सीताराम जिंदल है। और इनको किसके लिए मिला हुआ है? व्यापार एवं उद्योग के लिए मिला हुआ है। सीताराम जिंदल क्या है? इंडस्ट्रियलिस्ट है, इनको व्यापार एवं उद्योग से संबंध है इनका। नेक्स्ट है योगदान रिनपोछे। रिनपोछे का संबंध अध्यात्मवाद से है। ये कहाँ से है? अध्यात्मवाद का संबंध है, ये लद्दाख से है। लद्दाख लद्दाख के हैं, इनका अध्यात्मवाद स्पिरिचुअलिस्ट गुरु है। नेक्स्ट है राम नाईक। राम नाईक जी को सार्वजनिक मामलों के लिए मिला हुआ है। और उषा उत्पुक जी को क्या मिला हुआ है? उषा उत्पुक जी को कला के लिए मिला है। और इनको 2023 इनको उषा उत्पुक जी को कला के क्षेत्र में मिला हुआ है। तो इस तरीके से हमने देखा सीताराम जिंदल जी को व्यापार उद्योग, योगदान रिनपोछे का संबंध अध्यात्म से है, राम नाईक जी का संबंध सार्वजनिक मामलों से है, और उषा उत्पुक का संबंध कला से है। इस तरीके से इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा A4 B3 C2 D1 हो जाता है। अगला प्रश्न, पद्मश्री पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित श्री ओम प्रकाश शर्मा का संबंध किस विधा से? अभी हमने बताया था कि ओम प्रकाश शर्मा जी किससे हैं? ये माच के कलाकार है। माच, इनका संबंध किससे है? माच कला से। माच कला से इनका संबंध है। और जो माच है ये मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नाट्य भी है। ये भी ध्यान रखने का कि माच जो है ये मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नाट्य भी है। अगला प्रश्न आता है 55। मध्य प्रदेश में वर्तमान कैबिनेट में किसे विमुख घुमंतु और अर्ध घुमंतु कल्याण विभाग का राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? श्रीमती कृष्णा गौर जी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। नवगठित मैहर जिले की सीमा कितने अन्य राज्यों से लगती है? तो मैहर जिलों की जो सीमा है वो 7 जिलों से लगती है। कितने जिलों से लगती है? 7 जिलों से लगती है। 7 जिलों में कौन कौन से आ जाएंगे? तो एक तो हो जाएगा सतना, जिसमें अभी तक ये था। दूसरा क्या हो जाएगा? रीवा संभाग में आता है और रीवा से बाउंड्री भी लगाता है। सतना, रीवा, और किससे लगाता है? और ये सीधी सी इसका बाउंड्री लगता है। और किससे लगता है? शहडोल से लगता है। शहडोल से लगता है। और किससे लगता है? पन्ना से लगता है। और किससे लगता है? कटनी से लगता है। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से। और एक 6 हुआ और एक 7 कौन से हुआ? उमरिया। उमरिया। इस तरीके से 7 जिलों से क्या लगाता है? बॉर्डर लगाता है मैहर, नवीनतम जिला। और एक कौन से नंबर का जिला है? तो 55वां जिला है, जिसका गठन कब हुआ? 5 अक्टूबर 2023 को गठन हुआ। और किससे अलग करके बनाया गया है? तो इस सतना जिले से अलग करके बनाया गया है। वर्तमान में इसमें 3 तहसीलें हैं, मैहर, अमरपाटन और रामनगर। क्वेश्चन नंबर अब हम 57 को देखते हैं। मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर तथा नेता प्रतिपक्ष क्रमशः कौन है? तो सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर देखते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर जो 16वीं विधानसभा है उसके गोपाल भार्गव जी होंगे। और जो नेता विपक्ष के रूप में चुने गए हैं वो उमंग सिंगार जी चुने गए हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर हो गए गोपाल भार्गव और नेता प्रतिपक्ष हो गए उमंग सिंगार। और ये ध्यान रखना है
की जो 16वीं विधानसभा है उसके विधानसभा अध्यक्ष कौन होते हैं? तो अध्यक्ष होंगे नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर क्या है? अध्यक्ष हैं। और विपक्ष के नेता उमंग सिंघार, प्रोटेम स्पीकर गोपाल भार्गव थे। और ये भी ध्यान रखना कि वर्तमान में कौन सी चल रही है? तो 16वीं विधानसभा मध्य प्रदेश में चल रही है। अगला प्रश्न आ जाता है 58। नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत में गरीबी दर में कितनी गिरावट दर्ज की गई? तो पिछले 9 वर्षों में 29% की गिरावट, 29 से 11% की गिरावट दर्ज की गई है। ध्यान रखना है आपको। जो गरीबी दर 2013-14 में था, 2013-14 में गरीबी दर था वो 29.17% था। और 2022-23 में जो है 22-23 में है वो 11.28 है। तो 29 से क्या हो गया है? 11% हो गया है जो गरीबी की दर हुई है। ये किसके रिपोर्ट की बात कर रहे हैं? इन नीति आयोग के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 59। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम WCCF में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन है? पहला भारतीय शहर जो वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल हुआ है तो कौन सा है? बेंगलुरु शहर है। बेंगलुरु शहर है जो कि वर्ल्ड सिटीज कल्चर में शामिल हुआ है। यह भारत का पहला शहर बन गया है। और WCCF में कौन सा शहर है? ये 41वां शहर है। भारत का पहला और WCCF का 41वां शहर है, जिसमें वर्तमान में न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, टोक्यो, दुबई जैसे 6 महाद्वीपों के कुल वर्तमान में 44 है। वर्तमान में 44 शहर है, जिसमें से 41वें नंबर पे बैंगलोर का चयन किया गया है। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 60। मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा चुनावों में सर्वाधिक तथा सबसे न्यूनतम मतदान क्रमशः कौन सी विधानसभा सीट हुई? तो यहाँ पूछ रहा है सर्वाधिक मतदान। तो सर्वाधिक मतदान कहाँ पे हुआ है? सर्वाधिक मतदान जो हुआ वो सैलाना विधानसभा रतलाम में हुआ है। और सबसे कम जोबट अलीराज में हुआ है। सबसे कम सैलाना, रतलाम और जोबट अलीराजपुर में। अगर हम पूछा जाए, यहाँ पे विधानसभा पूछ रहा है, कौन सी विधानसभा सीट के बारे में पूछ रहा है। अगर जिला पूछा जाए तो सर्वाधिक मतदान किस जिले में हुआ है? तो सर्वाधिक मतदान हुआ है सिवनी में। सिवनी में हुआ है। इसका परसेंटेज कितना रहा? 86.29 था। और सबसे कम कहाँ हुआ है? जो मिनिमम वोटिंग हुई किस जिले में हुई? तो ये हो जाएगा अलीराजपुर। अलीराजपुर इसमें कितना हुआ है? 61.08% की वोटिंग हुई है। और जो यहाँ विधानसभा पूछा जाए तो सर्वाधिक वोटिंग सैलाना में हुई है कितना? 90.10%। और सबसे कम कहाँ? अलीराजपुर में कितनी हुई है? 54% के लगभग हुई है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का सही जवाब सैलाना रतलाम जो विधानसभा सीट थी उसमें सबसे ज्यादा वोटिंग, और जोबट जो विधानसभा सीट थी उसमें सबसे कम वोटिंग। और जिला पूछे, सबसे ज्यादा वोटिंग सिवनी जिला में हुआ, सबसे कम अलीराजपुर में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 62 आ जाते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में शीर्ष 3 राज्य कौन है? टॉप मोस्ट 3 स्टेट कौन है स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में? तो सही जवाब हो जाएगा सबसे नंबर 1 पे कौन सा है? नंबर 1 पे महाराष्ट्र है। नंबर 1 पे महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है और तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है। इस तरीके से शीर्ष 3 राज्य हो जाते हैं। और सबसे अगर पूछा जाए शहर में तो सबसे नंबर 1 शहर कौन है? तो इसमें सूरत और इंदौर को सामूहिक रूप से फर्स्ट स्टेज मिला हुआ है, नंबर 1 शहर का दर्जा मिला हुआ है। अगला प्रश्न फिर आ जाता है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 की थीम क्या रखी गई है? जो 2024 की थीम रखी गई है वो रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकल रखी गई। 2024 की थीम क्या थी? रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकल थीम थी। और 2023 की क्या थी? 2023 की थी वेस्ट टू वेल्थ। 2023 की मिलती है, 2023 की वेस्ट टू वेल्थ थी। और 2024 की क्या हो जाती है? रिड्यूज, रीयूज एंड रिसाइकल हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। जनवरी 2024 को ब्रिक्स समूह में शामिल नए सदस्य कौन है? 2024 में कुछ नए सदस्य बने हैं, वो कौन है? तो वो है मिस्र बना है नया सदस्य, इथोपिया बना है, ईरान बना है, सऊदी अरब बना है, संयुक्त अरब अमीरात UAE बना है। इस तरीके से ये नए सदस्य शामिल होते हैं। और ब्रिक्स का पूर्ण नाम क्या है? ब्रिक्स का पूर्ण नाम क्या है? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। और साउथ, ये ब्रिक की जो शुरुआत होती है, ब्रिक होती है ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना शुरुआत करते हैं 2000 कब में? 2009 में। फिर बाद में दक्षिण अफ्रीका आता है तो ब्रिक्स बनता है अब वर्तमान में। और दक्षिण अफ्रीका आता कब है? तो ये भी ध्यान रखना है, 2010 में आता है। और ब्रिक्स का जो मुख्यालय है, मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय ये है शंघाई में। शंघाई में इसका मुख्यालय है। और ये दुनिया की 5 उभरती अर्थव्यवस्थाओं से जुड़ा हुआ है। और इसका गठन 2009 में हुए थे, तब इसमें 5 देशों से इसको मिलके बनाया गया था।
अगला है क्वेश्चन नंबर 64। मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा चुनाव में कितने प्रतिशत मतदान हुआ? अगर हम टोटल की बात करें तो 16वीं में 77.15% मतदान हुआ है। इसके पहले अगर बात करें तो 15वीं में कितना हुआ है? तो 15वीं से कितना परसेंट? 2.10% अधिक हुआ है 16वीं में। कितना? 77.15 कितना हुआ है? ये 16वीं विधानसभा में टोटल वोटिंग परसेंटेज है। अगर 15वीं से तुलना करें तो 2.10% अधिक होगी। अब हम 65 देखते हैं। 75वें गणतंत्र दिवस में प्रथम पुरस्कार प्राप्त संस्कृत मंत्रालय की झांकी किस थीम पर आधारित थी? तो जो 75th गणतंत्र रिपब्लिक डे परेड था उसमें भारत लोकतंत्र की जननी थीम वाली झांकी, भारत लोकतंत्र की जननी को क्या मिला है? प्रथम पुरस्कार मिला है। और ये क्या थी? संस्कृति मंत्रालय की झांकी थी। तो भारत लोकतंत्र की जननी, इसको क्या मिला है? फर्स्ट पुरस्कार मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 66 में आते हैं। कृषि अधोसंरचना विकास के क्रियान्वयन में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला हुआ है? तो किस राज्य को? मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला हुआ। किसे? मध्य प्रदेश को। कृषि अधोसंरचना विकास के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश राज्य को सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला हुआ है। और मध्य प्रदेश को क्या मिला हुआ है? 8 नेशनल टूरिज्म अवार्ड और साथ ही मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का भी अवार्ड मध्य प्रदेश को मिला हुआ है। इस तरीके से ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 कहते हैं, इसमें अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो अर्जुन पुरस्कार कितने व्यक्तियों को मिले हैं? तो मध्य प्रदेश के एमपी के 3 हस्तियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है। और इसमें देखते हैं किनका किनका नाम है। तो इसमें कौन हो जाता है? तो सुशीला चानू हो गई, सुशीला चानू हो गई। और दूसरी कौन हो जाती है? प्राची यादव। और प्राची यादव क्या है? पैरा कैनोइंग है, ध्यान रखना है आपको। पैरा कैनोइंग के लिए इनको मिला हुआ है अर्जुन पुरस्कार। और दूसरी है हॉकी खिलाड़ी सुशीला चानू, ये क्या है? हॉकी खिलाड़ी है। इन दो को, तो इस प्रश्न में 2 ही लोग हैं और टोटल कितना? 3 है। और तीसरे नंबर में किसको मिला हुआ है? तीसरे नंबर पे ऐश्वर्य प्रताप सिंह को मिला है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह, इन 3 को अर्जुन पुरस्कार मिला हुआ है। और जो ऐश्वर्य प्रताप सिंह है उनका संबंध किससे? तो उनका संबंध शूटिंग से है। इस तरीके से मध्य प्रदेश के 3 हस्तियों को अर्जुन पुरस्कार मिला हुआ है। इस प्रश्न के अनुसार 2 ही गिवन है, पहला और चौथा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 में आते हैं। बिम्स्टेक के नए महासचिव बनने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो प्रथम भारतीय कौन है? इंद्रमणि पांडे है। इंद्रमणि पांडे को बिम्स्टेक के नए महासचिव बनाया गया है। 69 देखते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जो IISF है, IISF इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये आयोजन होता है फरीदाबाद में होता है। और ये कौन सा एडिशन है? ये 9वां है, 9th जो संस्करण है। और कब हुआ? 17 से 20 जनवरी 2024 को यह आयोजित होता है हरियाणा के फरीदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। हाल ही में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे पहले ये फैक्ट है कि गोल्डन पीकॉक पुरस्कार का संबंध किससे है? तो आपदा प्रबंधन से संबंध है। और गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे दिया गया है? तो REC लिमिटेड को दिया गया है। ये महारत्न कंपनी है, इसको गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला हुआ है। अगला प्रश्न आता है 71 वर्ष। इसमें हमको क्या करना है? सत्य कथन को ढूंढना है। तो सत्य कथन पहला, वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट दिवस के रूप में मनाया गया। बिल्कुल हम सब जानते हैं जो 2023 था वो मिलेट दिवस के रूप में मनाया गया। मिलेट के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए 2022 में मध्य प्रदेश को बेस्ट इमर्जिंग स्टेट का अवार्ड मिला। बिल्कुल 2022 में किसके लिए? मिलेट के लिए बेस्ट इमर्जिंग स्टेट का अवार्ड मिल चुका है। और मध्य प्रदेश के मोटे अनाजों का मुख्य केंद्र अलीराजपुर को माना जाता है। नहीं, अलीराजपुर को मुख्य केंद्र नहीं माना जाता। किसे माना जाता है? ये गलत हो जाता है, मंडला को माना जाता है। इस तरीके से ऑप्शन जो तीसरा हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। और हमने तो 2023 देखा मिलेट दिवस है यूएन का, और 2024 कौन सा दिवस है ये आपको बताना है। और ये पिछली बार एमपीपीएससी ने पूछा भी हुआ है, तो एक कमेंट में बताना है 2024 यूएन ने किसका ईयर 2024 को घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। भूमि राशि पोर्टल किस मंत्रालय की एक पहल है? दोस्तों भूमि राशि पोर्टल ये सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की पहल है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 73 देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात किया है? तो किस जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल हुआ है?
तो ये हुआ है गल्फ ऑफ अदन में, गल्फ ऑफ अदन में हुआ है। माल्टा के मालवाहक जहाज का अपहरण के बाद भारतीय नौसेना ने अपने समुद्री डकैती रोधी मिशन के साथ जो स्टील गाइडेड मिसाइल है, स्टील गाइडेड मिसाइल का क्या नाम है, विध्वंसक स्टील गाइडेड मिसाइल का नाम क्या है, विध्वंसक, को क्या कहाँ पे तैनात किया है, ये अदन की खाड़ी में तैनात किया है। क्वेश्चन नंबर 74 को देखते हैं। गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में क्रमशः 3 राज्य। अब ये 37th राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ, सबसे पहले इस फैक्ट को देख लीजिए, तो कहाँ हुआ, गोवा में होता है, गोवा में ये आयोजित होता है। और इसमें शीर्ष 3 राज्य कौन है, पहले नंबर पे है महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे है हरियाणा और तीसरे नंबर पे है एमपी। तो महाराष्ट्र, हरियाणा और एमपी, ये ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध खिलाड़ी आशी चौकसे का संबंध किस खेल से है, तो आशी चौकसे का संबंध किससे है, तो ये शूटिंग से है, इनका संबंध किससे है, शूटिंग से इनका संबंध है। और एकलव्य पुरस्कार 2022 में इनको एकलव्य पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। और इनका अगर संबंध पूछा जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा, शूटिंग। ऑप्शन सही जवाब ऑप्शन सी, शूटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, तो 2022 का जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है वो अनिल धूपर जी को मिला। किसे मिला, अनिल धूपर जी को मिला है, अनिल धूपर जी को मिला है। और इनका संबंध क्या है, टेनिस स्पर्धा के लिए सम्मानित किया गया है। और 2022 के विश्वामित्र भोपाल की बैडमिंटन कोच श्रीमती रश्मि मालवी को सम्मानित किया गया है। तो रश्मि मालवी को क्या मिला है, 2022 का विश्वामित्र अवार्ड मिला है, इसको भी ध्यान रखना है 2022 का। और विश्वामित्र अवार्ड कब से दिया जाएगा, कब से प्रारंभ हुआ, तो 1994 से प्रारंभ होता है, इसको भी ध्यान रखना है। और राजवीर सिंह जो पंवार है, इनको मलखंब खेल के लिए विक्रम पुरस्कार 2022 मिला है। तो विक्रम पुरस्कार 2022 किसे मिला है, राजवीर सिंह पंवार को मिला है। और रश्मि मालवी को विश्वामित्र पुरस्कार मिला हुआ है। और अनिल धूपर जी को क्या मिला हुआ है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला हुआ है। अब विक्रम पुरस्कार की शुरुआत कब से होती है, तो 1972 से होती है, 1972 से होती है। और विश्वामित्र 1994 से होती है। क्वेश्चन नंबर 77 आते हैं, किसे जीआई टैग नहीं दिया गया है, तो किसे जीआई टैग नहीं दिया गया है, गोड पेंटिंग को जीआई टैग है, शरबती गेहूं ऑलरेडी है, बटिक प्रिंट को भी है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, मतलब सभी को जीआई टैग मिल रखा है। जो जे बटीक प्रिंट है वो उज्जैन जिले की प्रसिद्ध पेंटिंग है। और शरबती गेहूं जो है, गेहूं की सर्वोत्तम कृषि है जो रायसेन के क्षेत्र में होती है। 78 देखते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया है। ये 8वां महाद्वीप कौन सा है, तो 8वां महाद्वीप जीलैंडिया है। कौन सा है, ऑप्शन सी जीलैंडिया। कौन सा है, जो 8th नंबर का कॉन्टिनेंट है, इसका नाम जीलैंडिया रखे गए। ये कहाँ है, ये न्यूजीलैंड के नॉर्थ साइड में है। और इसका अधिकांश भाग जो आता है साउथ पैसिफिक ओशियन में डूबा है। किसमें है, साउथ जो पैसिफिक ओशियन उसमें डूबा है, न्यूजीलैंड के नॉर्थ साइड में पड़ता है जीलैंडिया। वैज्ञानिकों ने ये भी बताया कि जो गोंडवाना सुपर कंटिनेंट है ये जीलैंडिया उसी का भाग है, इसको भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 79 पे देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किए जाने वाले राष्ट्रीय महात्मा गांधी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यहाँ पे राष्ट्रीय महात्मा गांधी पुरस्कार है, ये गांधी दर्शन, ये गांधी विचार दर्शन की दिशा में उत्तम कार्य करने वाली किसी संस्था को दिया जाता है। गांधी विचार दर्शन की दिशा में उत्तम कार्य करने वाली किसी संस्था को दिया जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई है, गांधी महात्मा गांधी पुरस्कार की स्थापना 1995 में होती है। और 2021-22 के लिए, 2021-22 के लिए किसे मिला गया, किसे दिया गया है, ग्रामीण विकास विज्ञान समिति, किसे दिया गया, इसको लिख के बताता हूं मैं, ग्रामीण ग्रामीण विकास ग्रामीण विकास विज्ञान समिति कहाँ की है, ये जोधपुर की है, जोधपुर राजस्थान से इसका संबंध है, जोधपुर राजस्थान से है। तो महात्मा गांधी पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई, 1995 से हुई है। 2021-22 के लिए किसे दिया गया है, ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर को दिया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 80, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के किन 2 ग्रामों को सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण पर्यटन ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो मध्य प्रदेश के 2 ग्राम है जो सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण पर्यटन, पुरस्कार का नाम क्या, सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण पर्यटन ग्राम को पुरस्कार मिला है। सीधी जिले का खुखरा ग्राम और पन्ना जिले का मंडला ग्राम, ध्यान रखना है, पन्ना जिले का मंडला ग्राम और सीधी जिले का खुखरा ग्राम, इन दोनों को क्या मिला हुआ है, सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण पर्यटन ग्राम। खुखरा को, इसमें जो ये मंडला गांव है पन्ना का, उसको गोल्ड मेडल मिला हुआ है।
गोल्ड स्वर्ण श्रेणी में मिला हुआ है, और जो खोखरा ग्राम है उसको कांस्य श्रेणी में मिला हुआ है, ब्रॉन्ज मिला हुआ है, कांस्य श्रेणी में मिला हुआ है। और जो ये पन्ना का मंडला गांव है, ये खूबसूरत केन नदी के किनारे स्थित है, जो कि पन्ना टाइगर रिजर्व का गेट भी है, इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 81 को देखते हैं अब हम। 81, मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को मास्टर आर्टिसन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मास्टर आर्टिसन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? ये मुबारिक खत्री जी को मिला, मुबारिक खत्री जी को मिला है। और इनका संबंध कहाँ से? इनका संबंध धार जिले से है। ये अद्वितीय शिल्प कला तथा कौशल एवं पारंपरिक शिल्प बाग प्रिंट के लिए उल्लेखनीय योगदान के लिए मिला है। पारंपरिक जो हमारी बाग प्रिंट है उसके लिए इनको यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के उत्कृष्ट क्रियान्वयन हेतु किस जिले को मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? लोक सेवा गारंटी अधिनियम में उत्कृष्ट क्रियान्वयन हेतु मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये बुरहानपुर, किसे? बुरहानपुर जिले को, ऑप्शन बी, बुरहानपुर जिले को सम्मानित किया गया है। और इसके बारे में और क्या इंपॉर्टेंट है? एक केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, केला उत्पादन के लिए ये प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 83 आते हैं। महतारी वंदना योजना किस राज्य सरकार की ने शुरू किया है? तो किसने किया? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने शुरू किया है। ये महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ द्वारा इसे प्रारंभ हुआ है। और इसमें दिया क्या जाता है? इसमें महिलाओं को 12,000 रुपए सालाना आर्थिक राशि उपलब्ध कराई जाती है। इसमें छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो है 12,000 जो ईयरली राशि को डिपॉजिट करती है हर महिलाओं को, जो पात्र महिलाएं होगी। क्वेश्चन नंबर 84 को देखते हैं। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार बहुआयामी गरीबी को तेजी से कम करने वाले शीर्ष राज्य प्रतिशत में कौन है? तो इसमें शीर्ष राज्य जो प्रतिशत में पहले नंबर पे आ जाता है बिहार, दूसरे नंबर पे आता है मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे आता है यूपी और चौथे नंबर पे आता है उड़ीसा। ये क्या किए हैं? तेजी से कम करने वाले शीर्ष राज्य हैं। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और जनसंख्या के आधार पर है, एक इस पे बेस पे हम बात कर रहे हैं, प्रतिशत के बेस पे। अगर हम जनसंख्या के बेस पे बात करें, जनसंख्या के बेस पे, तो जनसंख्या के बेस में जो कम किया है सबसे नंबर पर आ जाएगा यूपी, उसके बाद आ जाएगा बिहार, देन मध्य प्रदेश, ये 3 राज्य होंगे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। आईआईटी मद्रास का नया कैंपस किस देश में शुरू किया गया? तो आईआईटी मद्रास का नया कैंपस कहाँ शुरू किया गया है? तो श्रीलंका में चालू किया गया। ऑप्शन ए, श्रीलंका में चालू किया गया है। इसके अलावा आईआईटी जो मद्रास है वो जांजीबार तंजानिया में भी अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिषद, तो पहला अगर पूछा जाए कहाँ किया है तो जांजीबार में किया है। जांजीबार, ये जांजीबार कहाँ? तंजानिया, जांजीबार तंजानिया में पहला सेंटर शुरू किया है और दूसरा श्रीलंका में शुरू किया है। अब आते हैं 86 पर। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 कहाँ आयोजित किए गए? तो 2024 की बात कर रहा है तो 2024 कहाँ पे हुए? तमिलनाडु में आयोजित किए गए। और इसके जो पिछले 5 संस्करण थे तो कहाँ पे? सबसे पहले दिल्ली, देन पुणे, देन गुवाहाटी, पंचकुला, और इसका जो पिछला संस्करण था वो भोपाल में आयोजित हुआ। अब इसमें 3 शीर्ष जो अगर पूछा जाए कि शीर्ष 3 राज्य कौन होते, तो नंबर 1 पे महाराष्ट्र आता है, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु आ गया और तीसरे नंबर पे हरियाणा आता है। तो इसमें कहाँ आयोजित किया गया? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु में आयोजित होता है। अब 87 प्रश्न को देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो 2024 की थीम थी इंस्पायर इंक्लूजन, इंस्पायर इंक्लूजन ये थीम थी। नंबर 88 देखते हैं। 2023 में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में किस शहर को साहित्य शहर के रूप में शामिल किया गया है? तो साहित्य शहर के रूप में किसे है? कोझिकोड को शामिल किया गया है। जो क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है उसमें 55 नए शहरों को जोड़ने की घोषणा की गई है। इसमें 2 भारतीय शहर हैं, एक केरल का कोझिकोड है, ध्यान रखना, एक केरल का क्या? कोझिकोड है, जो साहित्य शहर का दर्जा मिला है। और दूसरा क्या है? दूसरा है ग्वालियर। कौन जुड़ा है? दूसरा ग्वालियर भी जुड़ा है। और ग्वालियर किस रूप में है? संगीत की नगरी के रूप में है, संगीत की नगरी के रूप में ग्वालियर, और साहित्य शहर के रूप में कोझिकोड। ये 2 भारत के शहरों को जोड़ा गया है। अब आते हैं 89 में। विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भारत के किस राज्य में स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर आधारित केंद्र स्थापित है? स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर आधारित जो केंद्र है वो कहाँ पे स्थापित किया गया है? ये तेलंगाना में स्थापित किया गया है। ऑप्शन सी सही हो जवाब हो जाएगा, तेलंगाना में स्थापित किया गया है। नंबर 90 आता है। किसे वर्ष 2022 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये उत्तम सिंह को सम्मानित किया गया है। लता मंगेशकर पुरस्कार 2022
किसे? उत्तम सिंह को। और उत्तम सिंह का संबंध किससे है? तो ये संगीत निर्देशक हैं, संगीत निर्देशक हैं उत्तम सिंह जी, और इनको लता मंगेशकर पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। और जो ये पुरस्कार है लता मंगेशकर पुरस्कार, इसकी शुरुआत होती है 1984 से, और जो पुरस्कार राशि है वो कितनी है? 5 लाख रुपए है। अगला प्रश्न, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन दो शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर, अगर सबसे स्वच्छ गंगा शहर पूछा जाए तो कौन हो जाएगा? वाराणसी और प्रयागराज को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला हुआ है। अगर नॉर्मल पूछा जाए कि जो क्लीनेस्ट सिटी है वो कौन सी है, तो जो 2023 के सर्वेक्षण में क्लीनेस्ट सिटी कौन सी है? इंदौर है, इंदौर है। और इंदौर और सूरत है, इंदौर और सूरत ये दोनों है। और इंदौर को किस, ये लगातार 7वीं बार ये अवार्ड मिला है, 7वीं बार क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड मिला हुआ है। और भोपाल की क्या पोजीशन है? ये 5th पोजीशन पे भोपाल है, इसको भी ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पे नवीन घोषित है, दूसरे तरफ में लोक संबंधित स्थान है। तो जुगल किशोर लोक का संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध पन्ना जिले से है। और भादवा माता लोक, ये लोक है, भादवा माता लोक कहाँ पे है? तो ये नीमच जिले में है, भादवा माता लोक नीमच जिले में है। बाबा बैजनाथ लोक कहाँ पे है? तो आगर मालवा में है, बाबा बैजनाथ कहाँ पे? आगर मालवा में है। और देवी लोक सलकनपुर सीहोर, ये तो फेमस ही है, देवी लोक सलकनपुर सीहोर है। बाबा बैजनाथ कहाँ पे है? आगर मालवा में है। भादवा माता नीमच में है। और जुगल किशोर कहाँ पे है? पन्ना, जुगल किशोर पन्ना। तो इस तरीके से सही जवाब क्या हो जाएगा? A3B4C2D1A इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब 93 क्वेश्चन को देखते हैं, किसे शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो जो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 है वो किसे मिला है? तो यह मिला है नरगिस मोहम्मदी को मिला हुआ है। और ये इनका काम क्या था? ईरान की महिलाओं को उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ी और सभी के लिए मानव अधिकार और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए संघर्ष के उपलक्ष्य में इनको यह सम्मान दिया गया है। ठीक है, अब आप जान लीजिए कि एक और इकोनॉमिक्स में किसे मिला हुआ है? इकोनॉमिक्स में किसे मिला हुआ है? ये इकोनॉमिक्स में किसे मिला हुआ है जो 2023 का नोबेल है? तो ये क्लाउडिया गोल्डिन को मिला हुआ है। किसे मिला है? क्लाउडिया गोल्डिन को किसमें मिला हुआ है? इकोनॉमिक्स में। जो सिंगल पर्सनालिटी उनको बता रहा हूं, ये महिलाओं के श्रम बाजार में परिणाम को बताए हैं। किसके लिए मिला है? महिलाओं को श्रम बाजार के योगदान या परिणाम के लिए इनको मिला हुआ है। नेक्स्ट, अगर हम साहित्य की बात करें, साहित्य में किसे मिला हुआ है? तो जॉन उलाव फास को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल मिला हुआ है। और एक इनका संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध नॉर्वे से है। कहाँ के हैं जॉन उलाव फास? तो ये नॉर्वे के हैं। और अगर हम मेडिसिन को भी देख लेते हैं, तो मेडिसिन में किसको मिला हुआ है? मेडिसिन में मिला हुआ है चिकित्सा के क्षेत्र में मिला हुआ है। एक तो डू विसमैन को मिला हुआ है, और दूसरे हो कौन है? कैटालिन कैरिको। इन दो को एक डू विसमैन और कैटालिन कैरिको, इनको मेडिसिन का मिला हुआ है। और इन्होंने मेडिसिन में योगदान क्या दिया कि जो न्यूक्लियोसाइड के आधार पर संशोधन किया जाता है, जिसी आधार पर mRNA वैक्सीन भी बनी, कोविड के लिए mRNA वैक्सीन बनी है, तो इसी कॉन्सेप्ट पे बनी हुई है। तो हमने यहाँ पे कितने नोबेल की बात किया? प्रश्न में था शांति, तो शांति का नोबेल देखा ही है, नरगिस मोहम्मदी को मिला। फिर देखा साहित्य का नोबेल किसे मिला? जॉन ओलाव फास को मिला, जो कि नॉर्वे से हैं। और किसको देखा? इकोनॉमिक्स का नोबेल देखा, किसे मिला? क्लाउडिया गोल्डिन को मिला। इनका किस योगदान के लिए? तो महिलाओं को श्रम बाजार के परिणाम के लिए मिला इनको। और चिकित्सा के लिए देखा हमने तो डी विसमैन को और टलिन करिको को मिला। इस तरीके से हमने देखा, शांति देखा, और क्या देख लिया? साहित्य देख लिया, इकोनॉमिक्स देख लिया, चिकित्सा देख लिया। अब क्या बचा? फिजिक्स और केमिस्ट्री का नोबेल बचा। फिजिक्स और केमिस्ट्री का नोबेल मिला, जो कि आप हमको कमेंट में बताएंगे। रिवाइज करने के लिए आप कमेंट में हमको बताएंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री को किसको किसको ये पुरस्कार मिला है। अब 94 क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार बहुआयामी गरीबी में सुधार लाने वाले मध्य प्रदेश के क्रमशः शीर्ष 4 जिले, जो गरीबी आयामी में सुधार लाए हैं, वो शीर्ष 4 जिले कौन से हैं? तो पहले नंबर पे आ जाता है अलीराजपुर, दूसरे नंबर पे आएगा बड़वानी, तीसरे नंबर पे आएगा खंडवा, और चौथे नंबर पे आएगा बालाघाट। ये हमारे जो 4 शहर हुए वो शीर्ष 4 जिले हैं जो क्या किए हैं? गरीबी में, बहुआयामी गरीबी में सुधार लाए हुए हैं। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 को देखते हैं। इसमें 33rd और 34th ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का क्रमशः कहाँ आयोजित होते हैं ये बताया गया है। तो जो
3 नंबर का ग्रीष्मकालीन खेल है वो कब आयोजित होगा? 2024 में आयोजित होगा। और होगा कहाँ? तो पेरिस में आयोजित होगा। पेरिस में 33वां आयोजित होगा। और जो 34वां है वो कब होगा? 2028 में होगा। और होगा कहाँ पे? लॉस एंजल्स में होगा। लॉस एंजल्स में 2024 का होगा। लॉस एंजल्स कहाँ है? अमेरिका में है। ये 2024 में होगा। और साथ में आप 35वां भी देख लीजिए। तो 35वां का आयोजन कहाँ पे होगा? 2032 में होगा। और होगा कहाँ? तो ये होगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगा। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में ये आयोजित होगा। तो इस प्रश्न में 33वां कहाँ पे हुआ? तो 33वां पेरिस में हो गया। और 34वां लॉस एंजल्स अमेरिका में हो गया। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। 96 देखते हैं, एशिया के सबसे बड़े विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024। अब देखना एशिया का सबसे बड़ा विमानन एक्सपो कौन सा है? विंग्स इंडिया 2024। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन हमको कहाँ मिलेगा? ये हैदराबाद में किया गया। हैदराबाद में किया गया। और ये प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इस कार्यक्रम का आयोजन होता है। और इसमें होता क्या है कि नई पीढ़ी के जो विमान प्रदर्शन होता है, विमान सेवाओं, सहायक इकाइयों, उद्योगों और पर्यटन क्षेत्र की प्रगति का संग्रह प्रदर्शित करता है विंग्स इंडिया 2024 में। अब हम 97th देखते हैं, दिसंबर 2023 में ग्वालियर में कौन से तानसेन समारोह का आयोजन हुआ? तो ग्वालियर में जो अभी हाल ही में 99 तानसेन सम्मान का आयोजन होता है। अब हम तानसेन सम्मान के बारे में और कुछ जान लेते हैं। तो इसकी शुरुआत होती है 1924 से इसकी शुरुआत होती है। और इसी में इसकी शुरुआत होती है। और कहाँ पे होता है? ग्वालियर में होता है, दिया ही है। और ग्वालियर में क्या होता है? तो ग्वालियर में इसको भी मत भूलना है आप, ध्रुपद समारोह भी कहाँ होता है? समारोह का आयोजन कहाँ होता है? ग्वालियर में ही होता है। और इसका जो था ये 99th संगीत समारोह था। 99th हो गया। और एक समारोह और बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा? खजुराहो नृत्य समारोह। खजुराहो नृत्य समारोह। तो खजुराहो कौन से नंबर का था? तो ये कौन सा? 50वें नंबर का था। 50वें नंबर था जो कि 20 से कौन सा? 26 फरवरी 2024 के बीच में आयोजित होगा। 98 क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश युवा नीति 2023 में कितने आयु वर्ग वाली जनसंख्या को युवा के रूप में परिभाषित किया गया है? तो कितने आयु वाले को युवा को परिभाषित किया गया है? ये इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 15 से 29 वर्ष। 15 से 29 वर्ष के रूप में जो है युवा के रूप में परिभाषित है। और पहली युवा नीति कब आई? इसको भी ध्यान रखना। पहली युवा नीति आई है 1988 में। 1988 में पहली युवा नीति तैयार हुई है। अब हम 99 क्वेश्चन देखते हैं, सितंबर 2023 से केंद्र सरकार ने कारीगरों, शिल्पकारों और मजदूरों को ऋण देने के लिए कौन सी योजना है जिसमें शिल्पकार, कारीगर और मजदूर शामिल है? इनके लिए कौन सी योजना लॉन्च किया? पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च की गई है। इसमें 18 तरह के कामगारों को लाभ दिया जाएगा। इसके रूप में जो भी ये कामगार है, कारीगर है, उनको विश्वकर्मा के रूप में मान्यता दी जाएगी। और उन्हें योजना के तहत सभी लाभ प्राप्त करने के लिए प्राप्त क्या बनाया जाएगा? पात्र बनाया जाएगा। सभी लाभ प्राप्त करने का ये पात्र बनेंगे। अब हम अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिजर जॉय चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र कौन से थे? ये महाराष्ट्र का गुजरात एरिया इससे प्रभावित था। एक क्या है बिजर जॉय? ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। कैसा है? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है जो पूर्व मध्य अरब सागर के ऊपर बना। और बांग्लादेश ने इस चक्रवात का नाम क्या रखा है? बांग्लादेश ने रखा है, बांग्लादेश ने बिजर क्या रखा है? बिपरजॉय रखा है, जिसका अर्थ होता है आपदा। इसका नाम कौन रखा है? बांग्लादेश रखा है, जिसका अर्थ क्या होता है? आपदा होती है। इसको किस एरिया को प्रभावित किया? तो महाराष्ट्र और गुजरात को प्रभावित किया। दोस्तों इस तरीके से हमने पूरे 100 क्वेश्चन देखे और आप मेरे साथ बने रहें, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। और आपके लिए ढेर सारा धन्यवाद और प्यार।